जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर हम बात करेंगे 100 क्वेश्चनों का, यानी कि रुक्मिणी प्रकाशन की जो न्यू वैल्यूम जो लॉन्च किया गया है उसका हम बात करते हैं। 100 क्वेश्चनों का फुल एनालिसिस करेंगे आज पिछले क्लास की तरह आज भी। अगर पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उसके साथ साथ जो है हम शॉर्ट वीडियो जो है शॉर्ट फॉर्म में जो वीडियो डालते हैं कोई टॉपिक वाइज जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वह भी नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। और 50 क्वेश्चंस का जो MCQ चलाए जाते हैं, 50 क्वेश्चंस का जो चलाए गए हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो भी ऑलरेडी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो है विथ मैप के साथ जो है उसमें डिस्कस किया गया है। अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखें जाके। और उसके अलावा आपको जो है अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करें, और वहाँ पे PDF के अलावा क्लास के PDF के अलावा और कई सारी जानकारियाँ भी शेयर की जाती है, तो ज़रूर वहाँ जाके जुड़ें। और कोई भी वैकेंसी संबंधी जो जानकारियाँ होती है वहाँ पे भी शेयर किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आज की मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं। तो समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देकर समझदार इंसान, यानी कि समझदार इंसान वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देकर समझदार दे और समझदार इंसान वह है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेते हैं। यानी कि बात करें तो समझदार इंसान वह नहीं होता है जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि वह इंसान होता है जो वो फेंके हुए ईंट का जो है आशियाना बना लेते हैं। वो इंसान जो है समझदार होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। चलिए तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं आज की कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट की। तो हम इसी तरह जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट लाते हैं ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे याद कर लेना है। हम धीरे धीरे करके जो है एक टॉपिक वाइज जो है प्रत्येक क्लास में जो है यह कराने का प्रयास करेंगे। अब आगे हम सोचे हैं कि लुसेंट का जो है हाथ से लिखित या हो सके तो PDF फॉर्मेट में जो 1 लाइनर क्वेश्चंस लाएंगे, लुसेंट का भी निपटारा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है कभी राज दर्शन करेंगे, प्रत्येक यानी कि जितने भी राज है सभी राज्यों का दर्शन करते जाएंगे प्रत्येक वीडियो में। वो सीरीज हम शाम में लाना चाहते हैं कि शाम में जो है वह सीरीज लाएंगे और लुसेंट का भी निपटारा हो जाएगा, साथ साथ राज भी घूम लेंगे। अगर राज खत्म हो जाएगा तो वर्ल्ड घूमेंगे, वर्ल्ड भी खत्म हो गया तो यानी कि धीरे धीरे करके जो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है वह जो है धीरे धीरे रिवाइज कराने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए यह मेरे द्वारा लिए गए यह सराहनीय कदम है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो हम इस तरह का जो है जल्द ही क्लास लाने का प्रयास करते हैं और कमेंट करते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। तो चलिए कौन कौन से राज्यपाल हैं नियुक्त किए गए हैं तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे केती परनाइक को जो हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण आचार्य की बात करें तो सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। और CP राधाकृष्णन की बात करें तो इसे झारखंड का बनाया गया है। अब शिव प्रताप शुक्ल की बात करें तो इसे हिमाचल प्रदेश का बनाया गया है। गुलाब चंद कटारिया की बात करते हैं इसे असम का बनाया गया राज्यपाल। और वहीं बात करते हैं पूर्व न्यायाधीश S अब्दुल नजीर को जो अयोध्या मामले में जो है राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो यह इसको जो है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, तो BB हरिश्चंद्रन को बनाया गया है छत्तीसगढ़ का। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। अब बात करते हैं L गणेशन को नागालैंड का बनाया गया है। अब P चौहान को मेघालय का बनाया गया है। और बिहार की बात करें तो राजेंद्र V आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं रमेश बैस को, तो महाराष्ट्र का रमेश बैस को राज्यपाल बनाया गया है। BD मिश्रा को लद्दाख का बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं हम मोदी सरकार के 8 साल में 8 बड़े काम के बारे में हम बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो 8 साल में 8 बड़े फैसले लिए गए हैं। कौन कौन से फैसले लिए गए हैं हम बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं नोटबंदी कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 में किया गया था, ये नोटबंदी हुआ था। अब बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक जो किया गया था और एयर स्ट्राइक 28 से 29 सितंबर 2016 में किया गया था। GST लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में किया गया था। अब बात करते हैं 3 तलाक की बात करें
तो यह 3 तलाक 19 सितंबर 2018 में लाया गया था कानून। अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रद्द किया गया था 5 अगस्त 2019 में। डिजिटल इकोनॉमी की शुरुआत किया गया था 1 जुलाई 2015 में। राम मंदिर का निर्माण की बात करें तो कार्य प्रारंभ किया गया था कब, तो ये हम बात करते हैं 5 अगस्त 2020 में। और CAA लागू किया गया था। CAA कब लागू किया गया था, यह जो लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 में लागू किया गया था। चलिए अब सेट को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की सेट का पहला सवाल हम बात करें तो सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था। सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ सर्वप्रथम बात करें तो किसने किया था, ईरानियों ने किया था। किसने, ईरानियों ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो कौन सा राजवंश शामिल नहीं था, तो इनमें चालुक्य शामिल नहीं था, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट जो शामिल था, लेकिन चालुक्य शामिल नहीं था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही यानी कि सही है, तो सही कथन का आपको चयन करना है। तो बात कर लेते हैं जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं शिवाजी के पास एक नौसेना थी जिसका मुख्यालय डैश में था। शिवाजी के पास एक नौसेना थी जिसका मुख्यालय की बात करें तो यह कहाँ पर था, तो बात करते हैं कोलाबा में था। कहाँ पे, कोलाबा में, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासनकाल कितना था। तो दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासन की हम बात करें तो यह 1451 तक रहा था इसका शासनकाल, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शासक को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो शाह-ए-बेखबर के नाम से हम बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से सही मिलान करने, तो सही मिलान कौन से है, तो चलिए हम बात करते हैं सही मिलान की। तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो बात करते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक की हम बात करें तो यह जाना जाता है किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन का शुरुआत की हम बात करें तो यह किसने किया था, तो यह जो किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। अब बात करते हैं भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो यहूदी वायसराय की हम बात करें तो एकमात्र भारत के लॉर्ड रीडिंग थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, इसका आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। इस कथन महात्मा गांधी ने यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था, तो यह किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, तो दांडी मार्च के दौरान कहा था। इसका आंसर बी हो जाएगा। दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और चला था कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं कि कितना दिन चला था, तो दोनों को 12 मार्च में 6 अप्रैल घटा दीजिए, 24 दिन निकल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर सही है। अब बात करते हैं बाल कोठारी की त्रासदी किस नवाब के शासनकाल से जुड़ी थी, तो यह जो हम बात करते हैं तो यह सिराजुद्दौला के शासनकाल से बाल कोठारी की त्रासदी जो है सिराजुद्दौला नवाब के शासनकाल से संबंधित था। यह घटना जो कोलकाता में घटित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, तो यह कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है, तो मिलान गलत की हम बात करें तो किसका मिलान गलत है, तो बात कर लेते हैं कि लखनऊ जो है कैंपबेल हेनरी लॉरेंस जो है कुचलने का काम किया था, ये सही है। यानी लखनऊ का जो अंग्रेजी गवर्नर था कैंपबेल, यानी कि ये जो लड़ाई का सामना कर रहा था तो कैंपबेल था। इलाहाबाद का कर्नल नील था, ये भी सही है। झांसी की बात करें हीरोज था जो झांसी की रानी का सामना हुआ था हीरोज से। और जगदीशपुर का निकलसन एवं हडसन दे रहा, तो जगदीशपुर का निकलसन हडसन नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर जो यही गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जगदीशपुर की हम बात करें तो इसमें इस समय जो है बिहार का यानी कि भारत का था
वीर कुंवर सिंह था। वीर कुंवर सिंह बाबू जो था एक जगदीशपुर से था, संबंधित था। अब ये आपको कमेंट करना है तो अंग्रेज की तरफ से जगदीशपुर में कौन थे, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्राचार्य किसे बनाया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्राचार्य की हम बात करें तो यह किसे बनाया गया था? अरविंद घोष को बनाया गया था। बात करते हैं किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, यानी कि सीमेंस में मापा जाता है किस भौतिक मात्रा का? तो बात कर लेते हैं यह जो है विद्युत चालकता को जो है सीमेंस में मापा जाता है। अब बात कर लेते हैं कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो कार्य के बारे में असत्य बात को आपको चयन करना है। तो बात करते हैं यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, बिल्कुल सही है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सही है। इसकी इकाई क्या है? जूल है, ये भी सही है। यह एक सदिश राशि है, तो कार्य क्या है? कार्य जो है एक सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। इसका आंसर डी हो जाएगा, कार्य एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल की हम बात करें तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो 16 नंबर क्वेश्चन की हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन के कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण कौन सा यह घटित होता है? तो बात कर लेते हैं जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखना, ये भी होता है, बिल्कुल सही है। सूर्योदय से पूर्व सूर्योदय का दिखना, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। आकाश का नीला रंग का बात करते हुए प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित विकल्पों में से किस तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बात कर लेते हैं किसमें होता है? तो बेरिलियम में जो है बेरिलियम के परमाणु कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो हम बात करते हैं जो है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि निम्न दाब तथा उच्च दाब के कारण जो है यह जो है प्रक्रिया कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि मैग्नीशियम का पीएच मान, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान की बात करें तो कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान की हम बात करें तो यह जो है 10.5 होता है, यानी कि 10.5 होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्रोत युग्म सही है? तो अम्ल का स्रोत युग्म की हम बात करें कौन सही है? तो सिट्रिक अम्ल नींबू है, तो इसका जो है सिट्रिक अम्ल का स्रोत जो है नींबू होता है, बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में, यानी कि दूध से जो दही मिलता है यानी कि दूध में पाया जाता है। फॉर्मिकम चींटी में के डंक में जो है फॉर्मिकम पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है? तो बात कर लेते हैं एंथोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी की बात करते हैं कीटों का अध्ययन कहा जाता है। इकोलॉजी का संबंध पर्यावरण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता कौन सी नहीं है? तो बात कर लेते हैं न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं, ये सही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहता है, ये गलत है। लेकिन पादप कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है ना कि अनुपस्थित, इसका उपस्थित होना चाहिए। तो इसका आंसर बात करते हैं सी सही हो जाएगा। परमाणु झिल्ली मौजूद होते हैं, ये भी सही है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? प्रति ग्राम जो अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है कौन सा तत्व? तो वसा में प्रति ग्राम जो अधिकतम ऊर्जा होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी इसलिए पूछ लिए जाते हैं कि प्रति ग्राम ऊर्जा किस में होता है, अधिकतम ऊर्जा पाए जाते हैं? तो वसा, विटामिन, प्रोटीन आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन आपको याद रखनी है वसा। अब बात करते हैं किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं? तो पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं किस
बात करते हैं जलीय जानवर में, तो इसका आंसर की बात करें तो जेली मछली में होता है। किसमें? जेली मछली, जेली फिश में। बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, कुल विटामिन यहाँ पे दिया कितने विटामिन होते हैं, तो कुल 8, यानी कि 8 विटामिन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, कितने? 8। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है। बात करते हैं हे फीवर, निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है, क्या है? हे फीवर। तो हे फीवर की हम बात करें तो यह एक संकेत किसका है, तो एलर्जी का संकेत है। किसका? एलर्जी का, हे फीवर, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन गलत युग्म है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन का गलत युग्म है, ये आपको चयन करना है। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस है, ये सही है। साइटोकाइनेस सीनेसिस है, ये भी सही है। एबिसिक एसिड की बात है, ट्रांसपेरेंसी है, ये भी सही है। अब बात करते हैं जिबरेलिस बर्ड और सीड डॉर्मेंसी में, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बात करते हैं पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है, तो 4 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन चौथा दिन क्या कहलाता है, तो ये कानुम पोंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? कानुम पोंगल। अब वही बात करते हैं मोठ की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी। मोठ की मस्जिद की हम बात करें तो यह जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई गई थी। अब बात करते हैं धुरी राष्ट्र में शामिल थे, तो धुरी राष्ट्र में हम बात करते तो कौन कौन से शामिल थे, तो चलिए हम बात करते हैं धुरी राष्ट्र की। तो धुरी राष्ट्र में जो शामिल थे ऑस्ट्रिया थे, और क्या थे? हंगरी था, इटली था और जर्मनी था। इसका आंसर की बात करें तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मित्र राष्ट्र में कौन था? जापान था, जापान हुआ, इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, ये सारे के सारे जो है मित्र राष्ट्र में शामिल थे। ये धुरी राष्ट्र की बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसका जो है सूची 1 सूची 2 में मिलान करने हैं, तो सूची 1 और सूची 2 में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर की तो क्या होने वाला है, तो बात करते हैं राइट्स ऑफ पेन की लेखक की बात करें तो कार्ल मार्क्स थे। मदर की बात करते हैं तो इसका हम बात करते ये गलत है। इसका आंसर हम बात करते ए का राइट्स ऑफ मैन की तो लियो टॉल्स्टॉय थे। अब बात कर लेते हैं लियो टॉल्स्टॉय नहीं, ये भी गलत है, ये टॉमस पेन हो जाएगा। बात करते हैं मदर की, तो मदर कौन थे? मदर का मैक्सिम गोर्की था। और अन्ना कैरेनो की हम बात करें तो यह लियो टॉल्स्टॉय था। और दास कैपिटल का कार्ल मार्क्स था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता है। बर्जुआ वर्ग की हम बात करें तो यह किस स्टेट के अंतर्गत आता है, तो यह जो है तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत की स्थान की हम बात करें तो 136वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो है स्थान 180 रहा, ये भी ध्यान रखना है। अब सैनिक के मामले में भारत की हम बात करें तो विश्व की बात करते हैं चौथी सबसे बड़ी सैनिक जो है भारत के पास है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत यानी कि अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, तो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इकोसोक का हाल ही में जो है इकोसोक का जो है मेंबर 76वें सत्र के इकोसोक का जो है मेंबर जो है बनाया गया, किसे? रुचिरा कंबोज को ही बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। फियरलेस गवर्नर पुस्तक की लेखक की बात करें तो डॉक्टर किरण बेदी है। कौन? डॉक्टर किरण बेदी जो है फियरलेस गवर्नर पुस्तक के लेखक है। अब बात करते हैं वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्टमैन पदक से किसे सम्मानित किया गया, जो पहले भारतीय थे, तो यह कौन थे? तो दीपक धर को सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया, तो आईफा में हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को चुना गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 2022 के आईफा
विजेताओं की बात करें तो इसमें बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया, तो विक्की कौशल को चुना गया है। अब वही बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की तो कृति सेनन को चुना गया है। अब बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की तो विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए चुना गया है। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2022 की ऐफा के लिए हम बात करें शेरशाह थे। कौन था? शेरशाह, आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं और भी कुछ है। सर्वश्रेष्ठ बात करें तो सिंगर की मेल में तो जुबिन नौटियाल है। कौन? जुबिन नौटियाल, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ गीत की बात करें तो कौसर मुनीर लहरा दो के लिए जो है इसे सर्वश्रेष्ठ गीत चुना गया। ये आपको ध्यान रखें। इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करें तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? अबू धाबी में आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब वही बात कर लेते हैं 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो बोंगो सागर यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच, दादा और पोते के बीच जो है यह युद्ध अभ्यास जो किया जाता है। अब बात करते हैं भारत के साथ जो है मैत्री, मिताली और बंधन, ये तीनों के तीनों युद्ध अभ्यास जो है भारत बांग्लादेश के बीच यानी कि दादा और पोते के बीच होते हैं। अब बात करते हैं नेपाल के बीच होता है सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास, श्रीलंका के बीच श्रीलैक्स होता है। अब बात करते हैं धर्म गार्जियन जापान के साथ होता है भारत जापान के बीच। ये आपको ध्यान रख रहे हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं युद्ध अभ्यास से भी। अब बात करते हैं चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की हम बात करें तो यह दुबई में स्थित है। अब बात करते हैं टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? तो कौन सा एक भारतीय की हम बात करें तो शामिल नहीं है, तो यह अरुंधति राय जो है शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो नूर 2 की हम बात करें तो लॉन्च किया है, ईरान ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? तो 100वां यूनिकॉर्न की हम बात करें तो इस यूनिकॉर्न किसे कहा जाता है? जो स्टार्टअप का सबसे बड़ा रूप होता है उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो उसी में से जो 100वां यूनिकॉर्न की हम बात करें तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह ओपन हो जाएगा। अब पहला यूनिकॉर्न की हम बात करें तो कौन बना था? चेन्नई सुपर किंग जो है, जो क्रिकेट टीम है चेन्नई सुपर किंग, वो जो है भारत का पहला यूनिकॉर्न बना था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई स्थापना की है? तो वर्णिका नामक जो स्याही निर्माण का स्थापना किया मैसूर कर्नाटक में किया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब बात करते हैं मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो पहले तो सरकारी स्कूलों में भोजन दिया जाता था। इसका शुरुआत जो 1995 में किया गया था, तमिलनाडु से शुरू किया गया था। मिड डे मील की शुरुआत की बात करते हैं तमिलनाडु में सर्वप्रथम किया गया था, जो कि अब पूरे भारत में यह मिड डे मील चलाया जाता है। अब बात करते हैं एक तो पहले तो बच्चे को मौज था, हम लोगों के टाइम में इस तरह का व्यवस्था था नहीं, लेकिन अब जो है बच्चे को और भी ज़्यादा मौज हो गया है कि तमिलनाडु ने ही मिड डे मील के साथ साथ पहले नाश्ता देगा। जैसे गेस्ट आता है ना घर पे, तो गेस्ट की तरह ही इसका सम्मान किया जाएगा। तो पहले इसको जैसे जाएगा ना नटखट बालक जो बच्चे हैं, तो उसको जो है पहले नाश्ता दिया जाएगा, उसके बाद फिर पढ़ाई होगा, फिर जब दोपहर हो जाएगा तब इसको मिड डे मील यानी कि भोजन भी दिया जाएगा। कितना सुविधा हो गया है, अब घर में खाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। और पहले जो होता हम लोग खा के नहीं जाते थे तो माँ पापा को बहुत ही चिंता होती थी, खा के नहीं गया है स्कूल आज। तो अब जो है बहुत सुविधा हो गया है, हम लोगों के टाइम में नहीं था, लेकिन अब के समय के बच्चे को, अभी के समय के बच्चे को बहुत ही ज़्यादा मौज हो गया है। अब बात करते हैं किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट की हम बात करें तो यह किसने पेश किया है? तो ऐसा जो कारनामा जो दिल्ली सरकार केजरीवाल ही करता है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया है, दिल्ली सरकार ने पेश किया है। अब बात करते हैं 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो यह जो कहाँ किया गया है, तो बात करें नई दिल्ली में किया गया है। अब बात करते हैं दिल्ली में अभी वर्तमान में जो है अरविंद केजरीवाल सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। साथ ही साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का सरकार बना चुके हैं और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री है, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, बाकी किसी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मार्च 2022 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार की बात करें तो विल्फ्रेड बुट्स सर्ट को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 949 क्वेश्चन की। नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। तो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड की हम बात करें तो मास्टर कार्ड लॉन्च किया है मास्टर कार्ड के सहयोग से। अब बात करते हैं गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो संतोष बाबू की हम बात करें तो किस राष्ट्रीय पुरस्कार से महावीर चक्र से नवाजा गया है, और ये बिहार रेजिमेंट से था संतोष बाबू, जो गलवान घाटी में जो है चमगादड़ खोरों से जो है अचानक चमगादड़ खोर ने हमला कर दिया था हमारे वीर सैनिकों पर जो शहीद हो गए थे। तो उसके सम्मान में जो है कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया गया है, जो कि बिहार रेजिमेंट से संबंधित था। बात करते हैं प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष की हम बात करें तो यह जो होता है गृह मंत्री होता है। और बात करते हैं केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद का समाधान करना भारतीय न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा क्षेत्राधिकार है। तो बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, तो बात कर लेते हैं यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया ऐसा। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह ऐसा प्रावधान किया गया है 2026 तक सीटें जो यथावत रहने की जो है संशोधन किया गया है। अब बात कर लेते हैं संविधान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की हम बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, चाहे कार्यवाहक हो चाहे ऐसे हो। बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें सरदार स्वयं समिति संबंधित है, और इसे जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके सिफारिश पर किसके सिफारिश पर, सरदार स्वयं सिंह के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम कौन सा सही है। तो वरीयता क्रम के अनुसार से हम बात करें तो कौन सा सही है, तो ये आपको ध्यान रखने बहुत ही बार ये पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं कि पहले होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो वह तो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे दिया गया उप प्रधानमंत्री होगा। उप प्रधानमंत्री किस क्रम में आता है। तो इसका हम क्रम की बात करते हैं, इसका क्रम हो जाएगा पहले नंबर पे होगा कौन, तो राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पर क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। और चौथे नंबर पर कौन होगा, राज्यों के राज्यपाल होगा, राज्यपाल, ठीक है। और पांचवें नंबर पर क्या होगा, पांचवें नंबर पर उप प्रधानमंत्री होता है और पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री होता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट का आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उप प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री और भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति होते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित प्रस्तावनाओं में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से किसका संबंध है, तो बात कर लेते हैं यह जो है कटौती प्रस्ताव से है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं किसका मिलान गलत है। तो मिलान आपको गलत बताने हैं, तो कौन सा मिलान गलत है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की चुनाव चिन्ह जो है घड़ी है, बहुजन समाज पार्टी की चुनाव चिन्ह हाथी है,
तृणमूल कांग्रेस पार्टी की चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल है, इनकी जोड़ा फूल जो है इसका है, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हंसिया और बाली है, तो हंसिया और बाली जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, यह जो है चिन्ह नहीं है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप सभी को भी पता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह एक हल टाइप का जो हल है वो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी वर्तमान में कुल जो है मतलब पहले तो 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल था, लेकिन अब वर्तमान में जो है केजरीवाल की पार्टी जो है 9वां राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन गया है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू छाप है, ये आपको ध्यान रखना है। 8वां कौन सा था, पीपुल्स नेशनल पीपुल्स पार्टी था, जिसका किता जो है चुनाव चिन्ह क्या था, तो बुक था, क्या था, बुक जो था इसका चुनाव चिन्ह था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो व्यवस्था करने का प्रयास कौन सा करेगा, तो हम बात करें तो यह जो करेगा, तो यह जो है अनुच्छेद 385 में करेगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो बात करते हुए लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, बिल्कुल ठीक है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी ठीक है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकता है, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर सही है। अब बात करते हैं टॉरस जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो टॉरस जल संधि की हम बात करें तो यह किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो अराफोरा सागर और पापुआ सागर को जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जेलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, तो आप सभी को भी पता होगा कि किस महाद्वीप को कहा जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन आपको चयन करना है। तो सही कथन की अगर हम बात करें तो यह जो हो जाएगा इसका सही क्या होगा, यानी कि वायुमंडलीय विक्षोभ के रूप में होने वाले विसर्पण को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। बात करें ग्रीष्म ऋतु में जेट प्रभाव 35 से 60 डिग्री अक्षांश पर होता है, ये भी बात कर ले तो ये भी सही है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 1 2 दोनों सही है। अब बात करते हैं मुरलैन राष्ट्रीय पक्षी पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलैन राष्ट्रीय पक्षी पार्क की हम बात करें तो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है, मुरलैन। तो मुरलैन की बात करते हैं मिजोरम में स्थित है, मुरलैन मिजोरम। बात करते हैं बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर कौन से कथन सही है। तो सही कथन की बात करें तो कौन सा सही कथन है। अब बात कर लेते हैं तो इसका कथन की तो ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना, बिल्कुल सही है। भीम बांध बिहार और मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं बिहार का करंडा कुआं भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। बड़ियातन एक जैन मंदिर और संग्रहालय है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी की सभी सही है। बात करते हैं लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है। लेप्चा जनजाति की बात करते हैं सिक्किम में निवास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नीलगिरी अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की हम बात करें तो यह सोलास कहते हैं, क्या कहते हैं, सोलास। 1832 में पहले आधुनिक पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो पहले पेपर मिल की स्थापना की बात करें तो यह जो हुई थी श्रीरामपुर में हुआ था। कहाँ पे, श्रीरामपुर में। मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहते हैं। तो यह नदी के संगम की बात करें तो रुद्रप्रयाग कहते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि समाज का इतिहास वर्ग
संघर्ष का इतिहास है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो यह जो कथन किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। अब बात करते हैं मेगा शहर कि उसे कहते हैं जिसकी आबादी होती है। तो मेगा शहर की हम बात करें तो उसे कहते हैं जिसकी आबादी 10 मिलियन या इससे अधिक होता है। तो किससे 10 मिलियन या इससे अधिक जो होता है उसे मेगा शहर कहते हैं। अब बात करते हैं मूल्यह्रास डैश की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो मूल्यह्रास की बात करें तो किसकी टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? तो यहाँ बात कर लेते हैं पूंजीगत वस्तुओं के टूट फूट का एक वार्षिक भत्ता है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे डैश में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। तो हम बात करते हैं किसे डैश में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। तो यह जो आधा दिन में भी 1 घंटे का काम नहीं मिलता है। बात करते हैं टपकन सिद्धांत यानी कि आप मात्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव से को नज़रअंदाज करता है? तो नज़रअंदाज करता है कौन सा? हम बात कर लेते हैं यह जो है आय वितरण जो है इसे जो है टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? तो आय वितरण को। अब बात करते हैं जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। तो मध्य बिचौलिया के कार्य की हम बात करते हैं यह जो है उत्पादक करते हैं। क्या कौन करते हैं? उत्पादक। अब बात करते हैं भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी घाट है। निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियाँ हैं? तो किन में प्रवाल भित्तियाँ हैं? तो हम बात करते हैं यह जो है तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसमें भी है, कच्छ की खाड़ी में इसमें भी है, मन्नार की खाड़ी इसमें भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन में नहीं है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो बात करें टुमारोज डाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो यह जो है वंदना शिवा है। वंदना शिवा। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? भारत के कौन सा नगर तो वृक्षारोपण में जो अव्वल है यानी कि विशिष्टता रखता है? तो वालपराई। जो कौन है? वालपराई। अब बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करने हैं। तो मिलान कर लेते हैं। जो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले नंबर की। तो इसका आंसर क्या होने वाले हैं? तो बांधवगढ़ कहाँ पे है? तो बांधवगढ़ की हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। रोहिला कहाँ पर है? तो रोहिला की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। गिर कहाँ पे है? गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। अब बात करते हैं नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? तो एथेनॉल के लिए हम बात करते हैं मक्की की खेती किया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में संख्याओं को आरोही क्रम में आपको सजाने हैं। तो आरोही क्रम पे किसको सजाना है? तो इसको आप ऐसे भी सजा सकते हैं आरोही क्रम में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यानी कि बढ़ते क्रम में सजाना है। तो 24 ऐसे क्रॉस हम अगर गुना करते हैं तो डी में देख लेते हैं 24 गुने 2 तो कितना हो गया? 48। अब बात करते हैं 17 51। अब वही बात करते हैं 17 चौक 68 और 24 72। तो बढ़ते क्रम में क्या है? ये है कैसे कोना कोनी गुना कर देते हैं। 24 गुने 2 कर दिए तो 24 गुने 2 तो 48 हो गया। अब 3 गुने 17 कर दिए तो 51 हो गया। अब फिर इसको भी हम क्रॉस गुना कर देंगे। 17 गुने 4 68 कर दिए। अब उसके बाद हम क्या किए? फिर 17 गुने 4 फिर 24 गुने 3 72। इसका आंसर डी हो जाएगा। शॉर्टकट विधि है। अब यहाँ पे मैथ दिया गया। तो मैथ में क्या है? 7 स्क्वायर भाग 7 पे पावर हाफ पे पावर क्या है? 4 है। तो इसको सरलीकरण करना है। तो इसको सरलीकरण करके इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 1 निकल जाएगा। ये आपको भी निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल लीजिए, आराम से निकाल लेने हैं। अब बात करते हैं वस्तु। अब यहाँ पे दिया गया 8 नंबर क्वेश्चन 84 5 नंबर क्वेश्चन की वस्तु का 8% तथा 10% लाभ के उसके विक्रय मूल्यों का नगद अंतर 3 रुपया होता है। तो उपरोक्त लाभ प्रतिशत पर उनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो 3 अंतर होता है। तो इसके लाभ का परसेंट की हम बात करते हैं 108 और क्या होता है? तो 110। तो इसको हम कटा देंगे। तो इसको आधे कर देंगे तो कितना होगा? 54 और इसका क्या होगा? 55।
54 अनुपात क्या हो जाएगा 55, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 85 का क्या हो जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है यदि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 35% तो लाभ परसेंट निकालें। तो लाभ परसेंट आपको निकालने हैं, तो लाभ परसेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा 185.71% हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया थी पी का अर्थ घटाव से है, ये आपको चिन्ह बदल लेने हैं। तो पी का जो अर्थ है इसे घटाव है, घटाव से गुणे है, गुणे को भाग करते हैं। तो इस प्रकार आप जो चिन्ह को साइड में लिख लेना है। जैसे पी का अर्थ क्या होता है, पी का अर्थ घटाव हो गया, क्यू का अर्थ क्या होगा भाग हो गया। उसी तरह आर का अर्थ की हम बात करें तो क्या हो जाता है जोड़ हो जाता है, एस का अर्थ क्या होता है गुना होता है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे बैठा देने हैं तो निकाल लें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की बात करें तो बी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बार लगे हुए हैं 2 अंक पर, तो इसका सही अभिव्यक्ति क्या है। अगर चिन्ह अनवरत दशमलव को इंगित करता है, अनवरत दशमलव को अगर इंगित करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे 0.0654 दिया गया है, जिस अंक पे बार कोड लगे हैं या रेकरिंग लगे हुए हैं, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसके नीचे में जो है तो क्या लिख देंगे उतना 9 लिख देंगे। कितने अंक बचे हैं, तो 2 अंक बचे हैं, 2 शून्य लिख देंगे। अब क्या करेंगे 654 में क्या करेंगे 6 को घटा देंगे, जो बचे हैं उसको घटा देंगे, नीचे में 990 इतना लिख देंगे। तो इसका इतना लिखने के बाद जो है तो इसका आंसर क्या होने वाला है। अब इतना लिख देने के बाद घटा देंगे तो कितना होगा 648/990 हो जाएगा। तो अब इसको कटाने के बाद जो इतना हो जाएगा, इसको कटाने के बाद इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा 18/275 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस की हम बात करें तो यह किस दिन मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है, मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है, UNFPA जो है संबंधित है। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली, तो यह किस वर्ष मान्यता मिली है, तो बात करते हैं 1988 में मिली है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करना है, तो सही यहाँ पे मिलान करने हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसका मिलान की। तो यहाँ पे दिया गया है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कोल इंडिया की हम बात करें तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। हम बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की मुख्यालय की तो मुंबई में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की हम बात करते हैं बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा सही। अब बात करते हैं मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। मिताली राज की बात क्रिकेट से संबंधित है, स्मृति मंदना भी संबंधित है, झूलन गोस्वामी भी है। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने टेस्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बात कर लेते हैं यह जो दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है। तो CR7 की बात करें तो यह किस खिलाड़ी का उपनाम है। तो हम बात करते हैं यह जो उपनाम है किस खिलाड़ी का है, तो यह जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। किसका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे। तो भारत और पाकिस्तान के जो है दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाला एकमात्र भारतीय की बात करें तो यह जो कौन था, तो मोरारजी देसाई था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यह रिपोर्ट की हम बात करते हैं यह जारी करता है कौन, नीति आयोग जारी करता है। उर्दू को डैश के रूप में भी जाना जाता है। उर्दू की हम बात करें तो यह इसे लश्करी जवान के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं मई 1998 में पोखरण में भारत के कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे। तो कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे, 5 किए गए थे।
अब बात करते हैं पहली बार जो परमाणु शक्ति का जो है परीक्षण किया 1974 में, तो इसका नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन बुद्धा दिया गया था। अब जो है 1958, अब जो बात करते हैं दिया गया उस समय कितना व्यक्ति था, नाभिकीय विस्फोट में किए गए थे, तो यह जो है बात करें तो 5 किए गए थे, और इसका आंसर पहली बार जो है इसका स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था 1974 में। 1998 की बात करते हैं ऑपरेशन यानी कि स्माइलिंग बुद्धा यानी कि शक्ति 1998 यानी कि 98 रखा गया था इसका नाम, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं IRDAI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पूर्ण रूप की हम बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इसका आंसर बी सही है। अब बात करें दोस्तों कि आज का वीडियो आपको कमेंट करके बताना है कैसा रहा, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, तो किस प्रकार के क्वेश्चन से कमेंट करके जरूर बताएं। कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर सुझाव दें। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके ज्वाइन करके जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ भी आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।